तो पिछले 2 दिन से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम अपनी मूल चाहना को देखने का प्रयास करें कि हमको अपने में क्या होना सहज स्वीकार होता है, तो उसको इस ढंग से पहचाने कि हमको निरंतर सुख और समृद्धि पूर्वक जीना स्वीकार होता है। यह हम सब अपने में जांचने का अभी भी प्रयास कर ही रहे, क्या सच में लक्ष्य यही है या कोई और लक्ष्य भी अपने बनते रहते हैं। उसी क्रम में देखें तो ये भी देखा कि समझ, संबंध और सुविधा, इन तीनों को एंश्योर कर पाना एक आवश्यकता के रूप में नजर आता है। और तीनों में देखें तो जैसा सबकी चर्चा के साथ में तय हुआ कि सही समझ को एक नंबर पर रखना हम सबको स्वीकार होता है। तो जब सही समझ होगी तो संबंधों में उभय तृप्ति पूर्वक जी पाना संभव हो पाएगा। जब सही समझ होगी तो उसके साथ में सुविधा का भी सदुपयोग कर पाएंगे और सुविधा जुटाने के भी ऐसे तरीके अपना पाएंगे कि जिससे प्रकृति की भी समृद्धि को हम डिस्टर्ब ना करें, है ना। तो इतनी चर्चा को देखने के बाद जो समझ वाला भाग है उसको अभी पिछले सेशन में थोड़ा वो रिकैप में देखा कि 4 लेवल पे देख रहे हैं। पहला लेवल है कि मानव में व्यवस्था को समझे, मतलब अपने होने का क्या स्वरूप है, अपनी क्या व्यवस्था है उसको समझे। दूसरा स्टेप है परिवार में व्यवस्था को, तीसरा समाज में व्यवस्था को और चौथा इस पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को ध्यान देने का प्रयास करें। तो उसको शुरू करते हैं। तो पहला बिंदु है मानव में व्यवस्था को समझना, जिसकी आगे के सेशन में भी बात करी कि ये समझने का कार्यक्रम क्या है, बट उसको जल्दी से एक बारी में रिकैप कर देता हूँ। तो कार्यक्रम यह है कि हम सीधा सीधा वास्तविकता को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 2 दिन में देखा होगा कि हम किसी किताब को या किसी महापुरुष के वाक्य को ध्यान अभी कोट नहीं कर रहे, सहयोग के रूप में वो सब चीज़ें है ही जब भी ज़रूरत पड़ती है तब, लेकिन अल्टीमेटली तो हमको देखना पड़ता है कि है क्या, है ना। तो हम उसको सीधा देखने का, जांचने का काम कर रहे हैं। तो जो भी बात रखते हैं प्रस्ताव के रूप में और उसको जांचते हैं कि हमको सहज स्वीकार होता है कि नहीं होता, और उसको जी कर देखने का जब प्रयास करते हैं तो हमको व्यवहार में और कार्य करने में दोनों में अपने में सहजता, अपने में आराम दिखता है कि नहीं दिखता। तो इसको क्लियर रखते हुए जो आगे की चर्चा है उसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि मैं जो भी बात रखूं उसको प्रयास यही करूं कि प्रस्ताव के रूप में ही रखूं और हम सब मिलकर उसको इस तरह से जांचें कि हमको स्वीकार होता है कि नहीं होता, हमको अपने में ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता। फिर ये भी देखेंगे कि इसको जीने का क्या कार्यक्रम निकलता है, और जीकर इसको देखते हैं तो हम अपने में आराम में, सहजता में रहते हैं या अंतर्द्वंद में और असहजता में रहते हैं। तो इतने के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं। बट विधि को लेकर के कोई डाउट तो नहीं है, जो अध्ययन करने की, समझने की विधि है, जो कार्यक्रम है ना। सीधा देखने के बारे में बात कर रहे हैं कि इसको देखने का प्रयास करें। तो जैसे हम अपने को देखने का प्रयास करें तो हम अपने के लिए मानव शब्द का प्रयोग करते ही आए हैं, है ना। उसको देखने का प्रयास करें, अपने आप को देखने का प्रयास करें तो कुछ इस तरह से दिखता है कि मैं हूँ और मेरा शरीर है। इसको और अच्छे से देखने का कोशिश करते हैं, बट जो सुबह का अभ्यास भी करते हैं हम विचारों को देखने का, उसको भी ध्यान दे तो दिखेगा कि हम उस अभ्यास के दौरान शरीर के किसी भाग को देख रहे हैं या शरीर से अलग कुछ चल रहा है उसको देख रहे हैं, है ना। जब भी सुबह हम अभ्यास करते हैं तब हम शरीर के किसी भाग पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं या शरीर से कुछ भिन्न चल रहा है उस पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं। शरीर से कुछ अलग चल रहा है उस पर ध्यान देने का प्रयास करते हैं, है ना। तो एक ये सेंस बनता है कि मेरा शरीर तो है ही, बट मैं भी कुछ हूँ जो उस शरीर से थोड़ा ज़्यादा सूक्ष्म हूँ, जिसको ध्यान दे करके देखना पड़ता है ना। मेरा शरीर भी है, मैं भी कुछ हूँ जो शरीर से भिन्न हूँ, जिसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके देखना पड़ता है, बट देख सकते हैं और अपने होने को हर वक्त हम महसूस भी कर सकते हैं कि मैं हूँ। जो भाव बनते हैं, जो विचार बनते हैं, तो शरीर के कोई हिस्से में बनते हैं या अपने में बनते हैं। वो शरीर से कुछ अलग एंटिटी है जो मैं हूँ, मेरी बात है वो।
और जब यहाँ बात कर रहे हैं तो वो शरीर की बात है। तो एक सिंपल उदाहरण है। जैसे एक और उदाहरण बताते हैं कि कान में जब खुजली होती तो उंगली से कान में खुजाते हैं ना, तो मज़ा किसको आता है, उंगली को कि कान को? किसको मज़ा आता है, उंगली को कि कान को? हाँ, किसको मज़ा आता है? ना उंगली को मज़ा आता है ना कान को मज़ा आता है। किसको मज़ा आता है? मुझे। तो शरीर में तो कुछ संवेदना हो रही है ना, उससे अधिक और कुछ नहीं हो रहा। पर देखते हैं इसको, धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो शरीर को कुछ चाहिए, मुझे भी कुछ चाहिए। शरीर की कोई आवश्यकताएं है, मेरी कोई आवश्यकता है। इसको अलग अलग देख पाते हैं। कुछ उदाहरण लिखे भी हुए हैं कि जैसे मुझे क्या चाहिए, सम्मान चाहिए। शरीर को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। मेरे शरीर को भोजन चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। एक उदाहरण दिया हुआ है। हाँ, बट क्या चाहिए वस्तु रूप में देखे तो सुख, है ना। किसको चाहिए, मुझे चाहिए। और शरीर को क्या चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ये सब किसको चाहिए? हाँ, हवा चाहिए, है ना। तो एक्चुअली जब आहार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें हवा भी गिनी लेते हैं, तो ठीक बात है। हवा भी आहार है, जो धूप ले रहे हैं वो भी आहार है, जो भोजन ले रहे हैं वो भी आहार है, पानी पी रहे हैं वो भी आहार है। शरीर चलाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब आहार है। शरीर को ढकने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कपड़े हैं। तो बेसिकली इन सबको एक शब्द में डिफाइन किया कि सुविधा चाहिए शरीर को, और हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, सुख चाहिए। तो दूसरा लिखा जी, माइक में बोलिए। इससे क्या होता है कि मुझे, अरे सबको भी सुनाई दे, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना उसमें नहीं जाता। फिर वो लोग सोचते हैं वीडियो देखने वाले कि ये किस प्रश्न पे बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, जैसे ये मैं और शरीर आप बोल रहे हो ना, तो जो मैं अपन विचार आता है तो वो शरीर पे प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? बात है, लेकिन हाँ, ठीक से देखे तो वो अपना ही निर्णय है, अपना ही निर्णय है। जैसे मान लो मुझे ये विचार आए, आप बैठे, आपको प्रश्न पूछने का कोई विचार आया, आपने निर्णय लिया कि हाथ ऊपर करना है, तो शरीर ने हाथ ऊपर किया, आपके निर्णय से हुआ ना। आप सोचो कि भले ही विचार आया बट नहीं करना है प्रश्न, तो हाथ ऊपर नहीं करेंगे। वो एक तरह का बहुत स्थूल हुआ, जो सूक्ष्म होता है थोड़ा, और कि अपने में बेचैन है तो चेहरा बिगड़ जाता है ना, ये भवें चढ़ जाते हैं, पसीना आ जाता है। वो भी उसी तरह का प्रभाव है कि जो अपने में चल रहा है उसका शरीर पे प्रभाव दिखता है। तो हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। जैसे हाँ, विचार तो ही तनाव आया तो वो शरीर पर ऐसा हाथ पांव दर्द होने लग जाते हैं या? हाँ, तो वो कैसे होता है? तो इसी कारण से होता है कि मेनली अपना ही निर्णय है। हम चाहे तो उसको रोक भी सकते हैं कि भाई मेरे में गड़बड़ है, उसमें मैं शरीर को क्यों परेशान करूं। उतना क्लियर कर ले तो उस प्रभाव से बच सकते हैं। जो लोग नहीं बच पाते वो अननेसेसरीली शरीर को इन्वॉल्व करते रहते हैं, तो उस कारण से वो अलग अलग तरह के प्रभाव शरीर पे बनते रहते हैं। बट वो थोड़ा मुश्किल काम भी है, इतनी आसानी से छूटता भी नहीं है। समय के उसमें देखें तो शरीर को जो चाहिए वो निरंतर चाहिए या समय समय पे चाहिए। शरीर को जो चाहिए, जैसे भोजन चाहिए, तो हर वक्त खाते रहना जरूरी है या दिन में 2 टाइम खा लिए पर्याप्त है। कपड़े खरीदने हैं ना, एक बार खरीद लिए जितने चाहिए उतने और पहनते रहते हैं, तो उस हिसाब से इसकी आवश्यकता की पूर्ति करना समय समय पर होता है। जबकि मेरी बात करें तो मुझे सुबह शाम 2 टाइम सुख मिल जाए, बाकी दिन दुख मिलता रहे, तो चलेगा क्या? सर, शरीर को भी निरंतर चाहिए। हम सांस ले रहे हैं, हम सांस निरंतर चल रहा है, हमारे अंदर की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं वो निरंतर चल रही हैं। रुक जाना है तो खत्म है। वही तो, वहाँ जब इसको देखेंगे कि जैसे सांस चल रही है और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये सारी एक्टिविटी को देखेंगे तो उसको थोड़ा आपको टाइम स्पान को बढ़ा करके देखना पड़ेगा। जब तक मैं शरीर को चला रहा हूँ तब तक चाहिए, है ना। जब तक शरीर को चला रहे तब तक चाहिए। आपको नहीं चलाना शरीर तो मत खाइए, ये भी एक है ना।
वो दीर्घ है, लंबे समय तक चाहिए, लेकिन शरीर तो एक बार विघटित होना ही है। हाँ, शरीर को चलाने मतलब शरीर की जरूरत क्या है ज्ञान पाने में? क्या चीज़ मतलब शरीर की जरूरत क्या है मतलब सुखी होने में? है ना, शरीर की ज़रूरत क्या है? तो अभी देखे तो मैं बोल रहा हूँ, तो किसका इस्तेमाल करके बोल रहा हूँ? अपने मुंह का ना। आप सुन रहे हैं, ये पीपीटी देख रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आँखों का, कान का। तो ढंग से देखे तो जो आपने पॉइंट पकड़ा ना कि शरीर की ज़रूरत क्या है, उसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है कि हमको चाहिए तो सुख, हमको चाहिए तो सही समझ। तो आँख का, कान का, बोलने का, इन सब का प्रयोग इस अर्थ में करना बनता है कि बस अच्छा अच्छा खाना खा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, अच्छी गाड़ियों में घूम ले, उसके लिए करना है। क्या लगता है आपको? मुझे अभी हाँ। भी लगता है जैसे कि विचार को तो हम देख सकते हैं, तो मैं ही देख रहा हूँ, विचार मेरे ही हैं, हाँ तो शरीर थोड़ी ना देख रहा है विचारों। हाँ, सही बात है, हम ही देख रहे हैं। शरीर को भी हम ही देख रहे हैं, अपने विचारों को भी हम ही देख रहे हैं। लेकिन अभी जैसे आप में कोई गड़बड़ चल गई आपके विचारों में, अब आपको वो गड़बड़ सॉल्व नहीं हो रही आपसे, तो आप किसी से पूछेंगे ना कि ये गड़बड़ मैं कैसे सॉल्व करूं? कोई प्रॉब्लम हो गई तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई बड़े हैं, कोई समझदार है, उनसे पूछेंगे। तो कैसे पूछेंगे? शरीर लेके उनके पास जाएंगे, मुंह से कहेंगे कि मेरी ये गड़बड़ है, उसको पूछो। फिर मुंह पूछेगा, वो बताएंगे तो कान सुनेगा, कान से अंदर आवाज़ आएगी, फिर आपको एक विचार मिलेगा कि हाँ इनका कहना ये है, मैं ऐसे गड़बड़ ठीक कर सकता हूँ। फिर आप उसको इस तरह से ठीक करेंगे, है ना। जैसे अभी कोई दूर है तो हम इनको फ़ोन करके पूछ लेते हैं, तो आप एक शरीर में है, दूसरा किसी और शरीर में है, तो उस तरह से बात करके पूछ लेते हैं। तो काम तो वही है, अपने विचारों को बैटरी ख़त्म हो गई है कि हम अपने भाव को, अपने विचार को सही से चला पाए। उसमें जहाँ शरीर की ज़रूरत पड़ती है उसको साधन की तरह प्रयोग करना है, वही करना बनता है ना। शरीर की देखें नीड को, तो ये मात्रा में उसको नापा जा सकता है कि गिना जा सकता है ना, कि कपड़े चाहिए तो कोई एक निश्चित संख्या में चाहिए, भोजन चाहिए तो एक निश्चित मात्रा में चाहिए, पानी चाहिए तो दिन का इतना लीटर चाहिए। तो शरीर की जितनी भी आवश्यकता है उसको मात्रा में सीमित बता सकते हैं कि असीमित होगा। कितनी रोटी खाएंगे, कितने कपड़े पहनेंगे, उस सबको एक मात्रा, निश्चित मात्रा में सीमित किया जा सकता है या असीमित रहेगा? वो डिफाइन किया जा सकता है ना। कितने कमरे चाहिए, कितने पलंग चाहिए, वो सारी जो शरीर को ज़रूरत है उसको मात्रा में नापा जा सकता है। जबकि ये जो है मैं की मेरी आवश्यकताएं जो है उसको इस तरह से नहीं नाप सकते कि नाप सकते हैं 2 लीटर विश्वास चाहिए, 2.5 लीटर प्यार चाहिए, है ना, 500 ग्राम सम्मान चाहिए, उसको इस तरह से नहीं नापा जा सकता है कि मैं आपसे कितना सम्मान से पेश आ रहा हूँ। वो कितना जो है वो उस तरह से नहीं, जैसे इसको उसमें नापते हैं ना, उसको इस तरह से नाप सकते हैं क्या? या ये भावात्मक है, गुणात्मक है? या तो सम्मान है या सम्मान नहीं है, विश्वास है या विश्वास नहीं है, संबंध में स्नेह है या स्नेह नहीं है। तो ये तो दिखता है कि दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, दिखता है कि एक जैसी है, अलग अलग है। दोनों आवश्यक है कि किसी एक को छोड़ा जा सकता है? दोनों आवश्यक है। हमारी चाहना है कि दोनों को पूरा किया जाए, तो हम जितना भी सुबह से लेकर शाम तक कार्य व्यवहार करते हैं, दोनों को पूरा करने के लिए करते हैं या किसी एक के लिए लगे रहते हैं? हम शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने का भी काम करें और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करने का काम करें, ये दोनों की चाहना हमको अपने में दिखती है। लेकिन जितना भी करते हैं, जितना भी अपने आप को लगाए रखते हैं,
वो दोनों के पूरा होने के सुनिश्चितता के लिए लगाए रखते हैं या किसी एक के लिए ही लगाए रखते हैं? जबकि हमको चाहिए क्या कि दोनों की आवश्यकता को पूरा किया जाए। आगे बढ़ते हैं। तरीका क्या होगा पूरा करने का? तो शरीर को जो कुछ भी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, इन सारी चीज़ों को कैसे पूरा करेंगे? शरीर की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे? तो किसी ना किसी तरह की वस्तु से, भौतिक वस्तु से, रासायनिक वस्तु से। भोजन करेंगे तो किससे करेंगे? तो कोई एक वस्तु होगी। तो शरीर की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी फिजिकल है, केमिकल है। जबकि मेरी जो ज़रूरतें है वो किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से पूरी होती है या उसके लिए भाव चाहिए होता है, समझ चाहिए होती है। जो मेरी ज़रूरतें है उसको पूरा करने के लिए कोई वस्तु काम आती है या उसके लिए सही समझ की, सही भाव की ज़रूरत होती है? सही समझ की, सही भाव की ज़रूरत होती है। तो अब इसको और अच्छे से पूछ सकते हैं कि हम कितना एफर्ट भौतिक रासायनिक वस्तुएं जुटाने में लगाते हैं और कितना एफर्ट अपना सही भाव और सही विचार को सुनिश्चित करने में लगाते हैं। इसको जांच करके देख सकते हैं। हम अपनी कितनी ऊर्जा भौतिक रासायनिक वस्तुओं को पाने में लगाते हैं और कितनी अपनी ऊर्जा अपने सही भाव को, सही विचारों को सुनिश्चित करने में लगाते हैं। तो ये, हाँ बताइए। आपने कहा कि अभी हम लोग कितनी ऊर्जा लगाते हैं हमारा मतलब सोचने में, हाँ? तो सोचने में ऊर्जा लगती है क्या? मतलब विचारों में ऊर्जा लगती है? आपकी ये बात तो सही है कि विचार कितना भी करे थकते नहीं हैं, वो तो सही बात है आपकी। विचार कितना भी करे, भाव कितना भी करे, थकते नहीं हैं। तो ये कहेंगे कि वहाँ थकते नहीं है, मतलब कि वो ऊर्जा खत्म नहीं होती है ना। विचार कितना भी करे वो ऊर्जा खत्म नहीं होती, भाव कितना भी करे वो ऊर्जा खत्म नहीं होती, सुख दुख कितना भी महसूस करे वो ऊर्जा खत्म नहीं होती। शरीर है, एक टाइम के बाद उसको वापस से रिचार्ज करना पड़ता है, फिर भोजन देना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है ना। ठीक है, बढ़िया। तो क्रिया को देखें ना, जो आप पूछ ही रहे थे वो। तो शरीर की क्रियाएं क्या है? नॉर्मल वही जो खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, बोलना, सुनना, देखना, वही सब जितना भी शरीर से करते हैं। मेरी क्रियाएं क्या है? विचार करना, आशा करना, इच्छा करना ना, ये मेरी क्रियाएं हैं। अब इन दोनों को भी देखें तो फिर वही प्रश्न है कि ये समय के संदर्भ में देखेंगे तो ये कैसे दिखती है। तो कभी चलते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी देखते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। तो वो सारी क्रियाएं समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपने निर्णय से करते हैं ना। जबकि मेरी जो क्रियाएं है, इच्छा, विचार, आशा करना, तो कभी बंद होती है कि चलती रहती है? हम देखें तो भी, हम ना देखें तो भी ये बंद हो जाती है। हम जब पलांटी मार के वो सुबह अभ्यास करते हैं तभी विचार शुरू होते हैं, बाकी समय बंद हो जाते हैं। ऐसा है? ऐसा है क्या? चलते रहते हैं। जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ ना, बोलने के पीछे कोई विचार है कि नहीं है? है, विचार है, लेकिन उसके पीछे कोई भाव भी है कि नहीं है? कोई भाव तो है। आप लोग सुन रहे हैं, सुन के कोई विचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उससे कोई समझ, कोई भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा? हम ध्यान दें या हम ध्यान ना दें, ये चलते रहता है कि कभी रुक जाता है, कभी चलते रहता है? ऐसा है, निरंतर है ना।
तो ऐसी क्रियाएं हैं जो मेरी क्रियाएं है कि जो कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है, इसकी ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है ना। जबकि ये जो है समय समय पर हम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर करते हैं, अपने निर्णय से करते हैं। ये ठीक हो रहा है इतना? इसको थोड़ा और अच्छे से देखने का प्रयास करें ना। तो ये 4 शब्द और जोड़ रहे हैं इसमें क्रिया के संदर्भ में। एक को कह रहे हैं जानना, एक को कह रहे हैं मानना, एक पहचानना, एक निर्वाह करना। तो यहाँ से शुरू करें पहचानने वाले से और निर्वाह करने वाले से। तो एक सिंपल उदाहरण देखें कि हम किसी वस्तु को छू ले, यदि वो गर्म लगती है तो हम क्या करते हैं? हाथ हटा लेते हैं। या हम भोजन के लिए या देखें तो कोई चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है वो देखते हैं, खाने लायक है या नहीं है वो सब देखते हैं। तो किसी चीज़ को पहचानते हैं और जैसी पहचान बनती है उस अनुसार उसके साथ निर्वाह करते हैं। एक्चुअल में ये शरीर के लेवल पे ही देख रहे हैं। अभी मैंने उदाहरण दिए उसमें मैंने अपने को भी इन्वॉल्व कर लिया, बट जो सिर्फ फिजिकल वस्तु है वो पहचानना निर्वाह करना करती है। जैसे एक तरह का भोजन गया तो शरीर एक तरह का केमिकल छोड़ता है उसको पचाने के लिए, है ना। बहुत आप हार्ड वाला भोजन खा लेंगे तो ज़्यादा एसिड छोड़ेगा शरीर उसको पचाने के लिए। कोई अलग तरह का भोजन लेंगे तो उस तरह का एसिड छोड़ेगा। तो उसका पहचानना निर्वाह करना क्रिया होती है कि वो रिकग्नाइज करता है और उस तरह से उसको फुलफिल करता है। अपने में देखें तो हम पहचानते भी हैं, निर्वाह भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मानने की क्रिया भी होती है और जानने की संभावना भी हर वक्त बनी रहती है। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखें ना इस तरह से। तो मानना किसको कहेंगे? कि हमने किसी बात को स्वीकार लिया कि ये ऐसा है, तो हमने वो मान लिया ना। अब मानने में क्या है कि हमने उसमें सिर्फ मानना यदि हो रहा है, सिर्फ मानने के आधार पर पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, उसका मतलब यह है कि वो रियलिटी जैसी है वैसा हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की है। उसको एक तरह से मान लिया है बिना जाने और उस तरह से पहचानना निर्वाह करना कर रहे हैं। जैसे मैंने ये मान लिया है कि जिसका रूप रंग गोरा हो वो व्यक्ति अच्छा है, ये मान्यता है कि समझ है? मान्यता है। तो अब कोई गोरा व्यक्ति सामने आता है तो मैं पहचानता हूँ कि ये गोरा व्यक्ति है, मैं एक तरह का निर्वाह करूँगा। कोई काला व्यक्ति सामने आ जाए तो मेरी वही मान्यता एक्टिव हो जाती है, मुझको पहचानता हूँ कि काला व्यक्ति है तो एक अलग तरह से निर्वाह करूँगा। ये बात है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो बड़ा व्यक्ति, वो ज़्यादा समझदार व्यक्ति। ये समझदारी हुई, जानना हुआ कि मानना हुआ? मानना हुआ। तो कोई बड़ी गाड़ी से सूट बूट पहन के उतरता है तो उसको उस तरह से पहचान के उस तरह का निर्वाह करता हूँ, उस तरह का व्यवहार करता हूँ उसके साथ। कोई फटे कपड़ों वाला व्यक्ति दिखता है तो उसको उस तरह से पहचान के उस तरह से निर्वाह करता हूँ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मान्यता एक जैसी रहती कि बदलती रहती है? समय समय पर बदलती रहती है। कभी किसी एक को अच्छा मान रहे, कभी किसी दूसरे को अच्छा मान ले रहे, है ना। तो यदि बदलती हुई मान्यताओं के आधार पे हम अपना आचरण करते रहते तो अपना आचरण निश्चित रहेगा कि अनिश्चित रहेगा? जैसे मैं किसी एक समय तक आपके बारे में मानता रहूं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपके साथ एक तरह का व्यवहार करूंगा ना। एक समय के बाद जब लग गया कि नहीं आप तो बुरे हैं, मान्यता बदल गई, तो मेरा भाव मेरा व्यवहार ऐसा ही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन सच में क्या है उसको मैं देख लूँ, उसको जान लूँ ना, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच लूँ, उसको जीने के आधार पर जांच लूँ, तो फिर मेरा मानना बदल जाएगा कि ऐसा ही रहेगा? जैसे मैं सहज स्वीकृति के आधार पर यह जान लूँ कि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, ये एक बार मैंने जांच लिया, जान लिया, तो वो बदलता रहेगा कि ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही रहेगा। मैं ये जांच लूँ कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में विश्वासपूर्वक जीना मेरी अपनी ज़रूरत है और मेरे सुख का आधार वही है कि मेरे भाव विश्वासपूर्वक चले। ये मैंने जान लिया, तो वो बदलता रहेगा कि ऐसा ही रहेगा? ऐसा ही रहेगा। जैसे इसका एक सिंपल उदाहरण देखें, स्थूल उदाहरण टाइप देखें, तो हमने एक नियम जान लिया है कि धरती है किसी भी वस्तु को खींचती है ना। तो अब कभी होता है कि हड़बड़ी में कोई फ़ोन यहाँ से छोड़ के चले गए? नहीं होता ना। कितना भी भागदौड़ हो, कुछ भी हो, उसको किसी जगह रख कर जाएंगे, क्योंकि जाना हुआ है कि एक नियम है जो काम करता है।
तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसको वो बदलेगा नहीं और उसी तरह से पहचान करके निर्वाह करेंगे। तो वैसे अपने होने को, दूसरे मानव के होने को, इस पूरे एग्जिस्टेंस के होने को हम सही सही जान ले, है ना, उसके आधार पर जीना अपना सुनिश्चित करें तो हमारा आचरण निश्चित होगा। क्या निश्चित हो सकता है? ये निश्चित ही होगा। में देखें ना, तो इस सारे टेबल को एक शब्द में यदि कहे तो ये शरीर जो है वो एक जड़ वास्तविकता है और जो मैं हूँ एक चैतन्य वास्तविकता हूँ। ये एक मटेरियलिस्टिक एंटिटी है, ये एक कॉन्शियस एंटिटी। इन सब से ये पता लगता है कि इसकी जो ज़रूरतें पूरे होने के जो तरीके हैं, इसकी जो क्रियाएं हैं, क्रियाओं का जो समय में देखना है, वो सब चीज़ें हैं वो जड़ है। जबकि मेरी जो क्रियाएं हैं, मेरी जो ज़रूरतें हैं, मेरी ज़रूरतें पूरे होने के जो तरीके हैं वो सारे चैतन्य के क्षेत्र में आते हैं। तो जो जड़ है, शरीर है, उसकी आवश्यकता कैसे पूरी होती है? तो हमने देखा भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होती है ना। और मेरी आवश्यकता है सम्मान की, सुख की, वो चैतन्य की आवश्यकता सही भाव से, सही समझ से पूरी होती है। तो इसको ठीक से देखें तो अपने घर जो मेहमान आते हैं तो सिर्फ उनके शरीर की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं, सिर्फ उनकी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं या दोनों की आवश्यकता का ध्यान रखते हैं? उनको मान सम्मान भी देंगे, भाव से बात भी करेंगे, ठीक से, है ना, व्यवहार भी करेंगे, साथ में भोजन भी देंगे, पानी भी देंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे बट भोजन नहीं मिलेगा, ना, या भोजन देंगे बट थाली पटक के देंगे, ले खा लो आ गए, तो नहीं करेंगे। तो दोनों की आवश्यकता है, जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होनी है, चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से। हाँ भैया, ये थोड़ा मैं और जो बॉडी है ना, सेल्फ और बॉडी का, इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि अभी भी इतनी क्लैरिटी नहीं है। जो भी काम करते हैं वो शरीर के आधार पे करते हैं, फैसिलिटी के आधार पे। इवन कि यहाँ आके बैठना तो एक समझ के ऊपर काम करना हो गया, लेकिन फिर भी भागते तो बाहर ही है, बाहर भागते फिर वापस शरीर के आधार पे काम करने लगते हैं, वही जुटाने लगते हैं। सम्मान भी खोजते तो फिजिकल फैसिलिटी में उसी में ढूंढते, तो इसके लिए थोड़ा और समझ की ज़रूरत है। तो सेल्फ और बॉडी में थोड़ा वही, तो इसको अपने में ठीक से देखना पड़ेगा। जिसी को पूछ रहे थे कि शरीर की ज़रूरतें अलग है और मेरी ज़रूरतें अलग है, इसको देख लिया जाए ना एक बार, तो हमको पता चलता है कि कपड़े पहनना शरीर की ज़रूरत है। हम कपड़े से सम्मान पाना चाहते हैं, तो बेसिकली कर क्या रहे कि शरीर की ज़रूरतों से मेरी ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। भोजन जो है वो शरीर को चाहिए, लेकिन हम ऐसा भोजन चाहते हैं कि जो स्वादिष्ट हो और रोज़ कुछ नया नया हो, चटके वाला हो। तो भोजन करना शरीर की ज़रूरत है, शरीर को चलाने के लिए चाहिए, लेकिन हम उससे सुखी होना चाहते हैं। इसको हाँ, तो इसको ठीक से देखना पड़ेगा कि जहाँ शरीर की ज़रूरतों की सीमा है तो उसकी भी पूर्ति करेंगे ही, लेकिन उससे मेरे सुखी होने का, मेरी ज़रूरतें पूरी होने का कार्यक्रम निकलता है कि नहीं निकलता है, उसको भी देखेंगे। हमने कहीं ना कहीं ये मान रखा है कि इसकी ज़रूरतों से ये पूरा हो जाएगा, इससे ये पा लेंगे। अब इसमें देखें ना, तो हम अपने को ये यदि मान के चल रहे कि शरीर की ज़रूरतें पूरी करने से मुझे सुख मिलेगा, तो क्या होता है कि शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो तो सीमित है, हमको चाहिए निरंतर सुख, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जुटाते रहे, ज़्यादा जुटाते रहे, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। इतनी चॉकलेट्स फ्रिज में भर के रख ले कि जब भी खाने का मन हो खा सके ना। इतनी चीज़ें घर में रख ले कि हमारा मन भरा रहे उससे। इतने तरह के भोग के साधन जुटा ले कि जिससे शरीर से भोग करते रहे हम सुखी होते रहे।
इतने कपड़े जुटा ले कि जिससे सम्मान मिल जाए, इतने पैसे जुटा ले कि जिससे लोग हमारा सम्मान करने लगे। लेकिन जो मेरी ज़रूरतें है वो तो असीमित है, मतलब उसको नापा ही नहीं जा सकता उस तरह से, और उससे वो पूरी होनी भी नहीं है। तो हम और ज़्यादा जुटाते रहते हैं और अपने को हर वक्त दरिद्र ही पाते हैं, क्योंकि हमको ये दिखता तो है कि भाई जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा, है ना। तो इससे ये एक बनता है कि हर वक्त अपने में अभाव बना रहता है, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, बट पाने के लिए प्रयास कर रहे कि सुविधा ज़्यादा जुटाते रहे, तो ज़्यादा संग्रह करते रहे, उसका कोई अंत आता नहीं, तो अपने में अभाव बना ही रहता है, और ज़्यादा सुविधा जुटाते रहते और संग्रह करते रहते, लेकिन फिर भी वो अभाव तो बना ही रहता है। तो इसको क्या कह रहे, कुचक्र बन जाता है, एक गलत साइकिल बन जाती है। माइक में बोलिए ना, माइक में। भैया जैसे निरंतर सुख तो अभी एक सूचना है, तब तक तो फ्रिज को एकदम आम से भर के रखा जा सकता है, और जब भी सुख का इच्छा हो उसको खाया जा सकता है। वही, सुखी होने के बाद भी आम तो खा ही सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सुखी आदमी आम नहीं खाएगा, वो खा तो सकते ही है। देखिए उसमें तो कोई मना नहीं कर रहा कि आपका फ्रिज आके खाली कर देंगे, अब शिविर कर लिए, आप भर के नहीं रख सकते। लेकिन मुद्दा इतना ही है कि यदि क्षणिक सुख में ही मन को उलझा के रखेंगे तो निरंतर सुख की ओर आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। अपने जो भी मान्यताएं बनी हुई है, अपने जो भी संस्कार बने हुए हैं ना मान्यता में, जब भी वो एक्टिव होते हैं, जब भी उसको करते हैं, जितने टाइम उस वक्त होश में रहते हैं ना, उतना उस संस्कार से छूटने का काम आसान हो पाता है। जब भी वो मान्यता, जब भी वो संस्कार एक्टिव होता है, उस वक्त जितना बेहोशी में करते जाते हैं उतना और फंसते जाते हैं। इसको करके देखिए, कभी इसको करके देखिए। हर वक्त बेहोशी में ही आम खाइए, सुख मिल रहा है और सुख मिल रहा है और सुख मिल रहा है, ऐसे ही बेहोशी में खाते रहिए, जिंदगी भर आम से आसक्ति नहीं छूटेगी। वो बेहोशी की बात थोड़ी है, अपने बारे बेहोशी कि ये सच में हो क्या रहा है ना। एक बार होश से देखिए आम खाते खाते कि ये संवेदना मिल रही है, इसका वाकई में कितनी सीमा है, हो क्या रहा है इससे। उसको ऑब्जर्व करेंगे तो पकड़ में आएगा कि संवेदना का ये मतलब है, आम का ये मतलब है, आम का ये प्रयोजन है, जीभ का ये प्रयोजन है, और सच में सुख क्या है उसकी ओर भी कुछ ध्यान जाए। तो उसको कर तो सकते ही है, बट एक ये भी तरीका है जांचने का और करके देखने का कि जितनी बार जो भी संस्कार चलता है अपना, उसको होशपूर्वक देख लिया जाए, तो उससे छूटने का या उससे मतलब उसको सही सही देखने का, मूल्यांकित करने का कोई अवसर बन पाता है। उसको जितनी बार बेहोशी में चलाते रहते हैं उतना वो और मजबूत होते जाता है। जैसे गुस्सा आता है ना, गुस्सा है उस वक्त हम बेहोश ही रहे तो गुस्सा छूटेगा क्या कभी। लेकिन गुस्सा आए और उस वक्त सजग हो जाए, ये क्यों गुस्सा आ रहा है, जैसे क्या गड़बड़ हो गई भाव में, क्या ऐसी मान्यता थी जिसके कारण मैं विचलित हो गया। वो सजगता बनेगी तो गुस्सा बना रहेगा ऐसा कि धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये एक तरीका है कि भाई क्षणिक सुख वाली जो जगह है, जब भी वो एक्टिव होती है उसको जांचना है या उसी में भोग करते रहना है। बट आपका जो क्षणिक सुख है वो कोई छीन नहीं रहा है ना, वो तो जब भी लेना चाहे ले ही सकते हैं। बट ये भी साथ साथ पैरेलली कर सकते हैं कि उसको जांचने का भी काम हो सकता है। ठीक से देखेंगे ना तो अभी हमको लगता है कि आँख देख रही है, जबकि ठीक से देखें तो आँख की रेंज में इतना कुछ आ रहा है। अब उसमें से आपको ही देखना है, ये तो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि आँख सिलेक्ट करती है। आँख तो इंस्ट्रूमेंट है कि आँख देखती है। आँख एक इनपुट देती है ना, देखते कौन है, शरीर देखता है कि मैं देखता हूँ। अभी कितनी बार ऐसा होता है कि आपकी आंखें यहाँ है लेकिन देख नहीं रहे, आंखें मेरी तरफ है बट मुझे देख नहीं रहे, नहीं होता है ना। क्यों नहीं देख रहे, आप बिजी हो गए अपने कोई विचार करने में। आंख भले ही हमको इनपुट देती रहे, हम नहीं देखेंगे, या आपने निर्णय कर लिया। मैं बोल रहा हूँ उसकी आवाज़ भी आ रही है, पंखों की आवाज़ भी आ रही है, कूलर की आवाज़ भी आ रही है, किसको सुनना है ये निर्णय कौन करता है।
कान तो सभी की आवाज़ दे रहा है, जितनी भी आवाज़ें हो रही सभी आवाज़ें हम के जा तो रही है, सुनने का काम तो मैं ही करता हूँ ना। तो जो देखने वाला भी जो है ना, उसको भी जांचना पड़ेगा कि ये देखता है कि ये देखता है। ठीक है, तो पूरी बात को समेट के देखें तो हम अपने को इस रूप में जांचने का काम, देखने का काम शुरू कर रहे हैं, या उसको और बारीकी से और अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। ये शरीर है और मैं हूँ, और मैं इस शरीर को अपने निर्णय से चलाता हूँ। उन दोनों की क्रियाएं अलग अलग है, उन दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग है, दोनों की आवश्यकताओं के पूरे होने के तरीके अलग अलग है। शरीर की आवश्यकता सुविधा से, जड़ चैतन्य भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होगी। मेरी आवश्यकताएं जो है वो सही भाव से, सही समझ से पूरी होगी। जड़ वस्तुओं की जड़ वस्तुएं जो है उससे मेरी आवश्यकताएं पूरी होती कि नहीं होती, इसको भी एक बार जांच के देखने की ज़रूरत है, जांचते रहने की ज़रूरत है कि जड़ वस्तुएं कितनी भी ला दे उससे क्या सही में मन भरता है कि नहीं भरता। और सिर्फ भाव देते रहे, आपको सिर्फ आपका सम्मान करते रहे, उससे पेट भरता है कि नहीं भरता ना। दोनों को देखने की ज़रूरत है। सिर्फ आपकी तारीफ़ करते रहे, उससे पेट भरता है कि नहीं भरता, या सिर्फ खाना खिलाते रहे, उससे भाव मिल जाता है कि नहीं मिलता। इस बात को भी देखें तो शरीर का जो पहचानना, निर्वाह करना है वो निश्चित है, उसको थोड़ा जांचते हैं। तो जब भी किसी गर्म वस्तु पे हाथ पड़ता है, हर वक्त क्या रिएक्शन होता है? हाथ ऊपर उठ जाता है। जब भी किसी एक तरह का खुराक अंदर जाएगा, शरीर का रिएक्शन क्या होता है? ठीक है तो पचा लेता है, नहीं ठीक है तो बाहर फेंक देता है किसी ना किसी तरह से। तो शरीर का जो पहचानना, निर्वाह करना है वो निश्चित है। मेरा जो पहचानना, निर्वाह करना है वो निश्चित है या बदलता रहता है? एक ही तरह का रसगुल्ला कभी अच्छा लगता है, वही रसगुल्ला कभी अच्छा नहीं लगता है। एक ही तरह के व्यक्ति के प्रति कभी बहुत प्यार उभरता है, उसी व्यक्ति के प्रति कभी गुस्सा भी आ जाता है। तो ये कब होता है कि जब मानने के आधार पर पहचानना, निर्वाह करना करते हैं, तो मेरा पहचानना, निर्वाह करना बदलता रहता है। लेकिन यदि मैं जान लूँ, ठीक से वास्तविकताओं को जांच लूँ, सहज विकृति को पहचान लूँ, ठीक से वास्तविकता जैसी है उसको वैसा देख लूँ, तो ये संभावना भी दिखती है कि मेरा भी पहचानना, निर्वाह करना स्थिर हो सकता है। कि मुझे दिखा है कि जैसे मैं मानव हूँ वैसे हर कोई मानव ही है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, हर कोई सुखी होना ही चाहता है। तो मेरा पहचानना, निर्वाह करना भी उसी बेस पे रहेगा कि हर कोई सुखी होना चाहता है। तो हर किसी के साथ अच्छे भाव से, अच्छे व्यवहार से जिया जा सकता है। मुख्य रूप से इतनी बात मुझे रखनी थी। आगे आपके जो भी क्वेश्चन है या जो डिटेलिंग है वो भैया करेंगे। मेरा काम तो बहुत आसान है। आप अगर कुछ प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दूंगा, और कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे तो फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। जी बताइए, माइक ले लीजिए। भैया थोड़ा चैतन्य को समझा देते। चैतन्य इकाई लिखा ना, चैतन्य इकाई। अच्छा ठीक है, इनके प्रश्न को डील कर लेता हूँ, फिर आपके प्रश्न पे आता हूँ। जी, चैतन्य इकाई की पहचान ये है कि उसमें जानने और मानने की क्रिया होती है। वो इकाइयाँ जिसमें सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना होता है, जानना मानना नहीं होता, या दोनों में से कोई भी एक नहीं होता है, सिर्फ पहचानना निर्वाह करना है, वो इकाइयाँ कैसी इकाई हैं? जड़ इकाई। लेकिन कोई इकाई अगर ऐसी है जिसमें पहचानना निर्वाह करना तो है ही, साथ में या तो मानना है या फिर जानना मानना दोनों है, ऐसी इकाइयाँ कौन सी इकाइयाँ हैं? चैतन्य का। ये उसकी पहचान है। इसमें अगर कोई और प्रश्न है तो मैं उसको और डिटेलिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर इतने से बात पूरी हो गई है तो और प्रश्न ले सकता हूँ। जी, जितने भी मानव धरती पर और जीव संसार है,
उन सब में चैतन्य है, यूँ कहेंगे। मानव को देखेंगे तो हम सभी अपने आप को भी देखें तो क्या हम सिर्फ पहचानना निर्वाह करना कर रहे हैं? तो पहचानना हमारा मानना शरीर भी। पहचानना निर्वाह करना कर रहा है ना? तो मैं सुबह कुर्सी पे बैठा हूँ, पहले से कोई सुई रखी हुई हो तो सुई और शरीर पहचानना निर्वाह करना कर लेंगे। मेरा सेल्फ लाख कोशिश करे कि सुई मेरे शरीर में ना घुसे तो पीठ में घुसी जाएगी। तो मेरा शरीर और सुई पहचानना निर्वाह करना कर रहे हैं। लेकिन कोई आदमी मेरे को सुई लगाने आ रहा है तो मैं उसका सुई लगाने में सहयोग करूंगा कि विरोध करूंगा, ये किस पर निर्भर कर रहा है? शरीर पर या मेरे मानने पर? अगर मैंने उसे डॉक्टर मान रखा है तो सहयोग करूंगा, अगर दुश्मन मान रखा है तो विरोध करूंगा। तो वहाँ पर मेरा मानने का रोल दिखाई देता है। जबकि शरीर में तो चाहे डॉक्टर लगाए चाहे दुश्मन लगाए सुई, शरीर का पहचानना निर्वाह करना अलग अलग होगा, एक ही जैसा होगा, एक ही जैसे। वही जैसे। इसलिए आदमी को देखेंगे तो आदमी के लिए तो चारों क्रियाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन चारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? जानना। इसलिए पहले दिन से इस क्लास को जब चला रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? मानना नहीं है, मानने से पहले जांचना है, क्योंकि जांचना ही इस जानने की क्रिया को एक्टिवेट करने का एक सूत्र है। आदमी कितना जानना चाहता है? वो परमाणु से लेके एंटायर एग्जिस्टेंस तक को जानना चाहता है। किसी भी छोटे बच्चे से देखेंगे उसके प्रश्न शुरू होते हैं तो खत्म ही नहीं होते। वो आपके बारे पूछेगा, पेड़ के बारे पूछेगा, पशुओं के बारे पूछेगा, सूरज चांद तारे के बारे पूछेगा। तो जानने की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है ना? छोटी से छोटी इकाई से लेके पूरी व्यवस्था तक, ये सब आदमी जानना चाहता है। और जानने के लिए आदमी इतना प्रयासरत रहता है ना कि 5 साल की उम्र की हो, 80 साल की उम्र हो, फिर भी 10-10 घंटे जानने की प्रक्रिया में शामिल होकर आराम महसूस करता है ना? जानने की प्रक्रिया से ज़्यादा सुखकारी आदमी के लिए कोई दूसरी प्रक्रिया। जब तक जानने की प्रक्रिया से सुख आदमी में मिलना शुरू नहीं होता है तब तक वही जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, आम खा खा के सुखी होने का प्रयास करता है। लेकिन उसमें झंझट यही है कि आपने एक आम खाया, 2 खाया, पेट भर गया, गले तक भर गया आम खा के, लेकिन सुख कभी कभी चाहिए था कि निरंतर चाहिए था? अब गला भर गया, अब फ्रिज में आम भरा हुआ है, अब उस आम का क्या करेंगे आप? सुख की इच्छा खत्म हो गई, बनी हुई है, वो भी बनी हुई है और आम भी बचा हुआ है, लेकिन अब गले तक आप भर गए आम से, अब क्या करने वाले हैं? लोगों ने उसमें भी क्रिएटिविटी निकाली। वो जाकर के पहले ऐसे कुछ उंगली रगड़ते हैं, उल्टी करते हैं। वो वापस फिर शुरू होते हैं। ये सारी क्रिएटिविटी कर रहे हैं कहां से? सुख ढूंढने के लिए। कानपुर में एक व्यक्ति थे, अब तो पता नहीं है कि नहीं रहे, उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि तो आपका लीवर बिल्कुल कंडम हो चुका है, तला भुना खाए तो निपट जाओगे, है ना? एकदम ही बिल्कुल आखिरी जगह पे हो, खा नहीं सकते अब बिल्कुल तला भुना। अब बेचारे वो छोड़ दिए, अपना उबली लौकी और वो सब खाना पीना शुरू किया उन्होंने। अच्छा, उनके अपने पुराने दोस्त रोज़ शाम को टहलने जाएं और ठेले पे चाट पकौड़े ना खाएं तो शाम ही ना बीते उनकी। अब वो दोस्त आ गए, एक दिन खाते हुए देखा उबली लौकी, तो बोल रहा दोस्त उनका ऐसा खाना खाना पड़े तो हम तो मरना पसंद करेंगे। 2-4 बार बोला, अब उनका वापस दबी हुई इच्छा फिर जाग गई। उन्होंने पूरा उपाय लगाया कि चाट पकौड़ा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको पचाने में लीवर को काम करना पड़ता है, इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर कोई ऐसा उपाय निकल जाए कि लीवर डिस्टर्ब ना हो तो अपना ये सुख मिल सकता है। तो मस्त जाते थे, चाट पकौड़ा खाते थे, तुरंत आके उल्टी कर देते थे। किया उन्होंने। पहले कोई कोई राजा थे, अभी सब राजा हो गए। क्योंकि फ्रिज में आम भर के रख पाने की सुविधा राजाओं के पास ही थी। अभी हर आदमी राजा जैसे अधिक सुविधा रखने लग गया। कोई राजा के पास फ्रिज नहीं था, अभी हर घर राजा से ज्यादा बड़ा हो गया। रेयर कोई राजा था जो हवाई जहाज से चलता था। अभी मैं लगता है 40% से अधिक आबादी हवाई जहाज से चल ले रही।
अभी भी हवाई जहाज से आपको चलना हो तो बहुत मुश्किल नहीं, 12-15 हज़ार वाला कमाने वाला भी 2-3 हज़ार का टिकट लेके चल तो देता ही है। आज के दिन इस मामले में तो आदमी के पास राजाओं से अधिक हो गया है। पहले वो 10-20 हलवाई लगवा के 50-60 तरह के पकवान बनवा पाता था। अभी तो आदमी जेब में थोड़ा पैसा डाल के मार्केट का ये छोर से वो छोर चला जाए कितने वैरायटी के उसको मिल जाएंगे ना। सोचे ना, वो बर्फी जिसे अपन खाते थे, बर्फी खोए से जो बनती, उससे कितने तरह की बर्फी बना रहे, मतलब काउंटेबल नहीं होगा लेकिन ध्यान रहे, ये कितना भी कर लें, शुरू में कैसा लगता है, आवश्यक और रुचिक, थोड़े समय में कहाँ पहुंच जाता है ऐसे। लेकिन दूसरा भी एक स्रोत है सही भाव का, कि दो लोगों के बीच में परिवार में एक दूसरे के साथ सम्मान का भाव है। 4 लोग 10 लोग परिवार में एक दूसरे के सम्मान के भाव के साथ है। वो बैठते हैं ड्राइंग रूम में, चर्चा करना शुरू करते हैं 4 बजे शाम से, और 9 बज जाता है, पता नहीं चलता 4-5 घंटे कहाँ बीत गए। टीवी चलती रहती है, किसी का उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता। उस दौरान भी कोई सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि निरंतर सुख का स्वाद आपको मिल नहीं रहा है, मिल रहा है। अगर आप थोड़ा भी होश पूर्वक देखते हैं तो पता लगता है वो तो घंटों मिल रहा है और उसमें कोई बोरियत भी नहीं हो रही। ये वाले में बोरियत हो रही भाई। जैसे अभी देखेंगे, जिन लोगों के साथ भी भाव ठीक है, आप बैठकर उनके साथ चर्चा करना शुरू करते हैं, नहीं भी चर्चा कर रहे हैं, साथ बैठे हैं, घंटों बैठे रह जाते हैं। आपका सामने टीवी चल रहा है, खाने के प्लेट में मिठाई रखी है, ध्यान ही नहीं जाता है उधर, है ना, भरा रखा है एकदम। चाय रखी ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके साथ बातचीत में, उसके साथ ना एकदम ही डूबे रहते हैं, घंटों निकल जाता है। इसका भी सुख है नहीं, ये कौन सी जगह पे आएगा? तब दिखता है ये वाला सुख इसकी तुलना में हाई क्वालिटी का है। हाई क्वालिटी का मतलब है ज्यादा ड्यूरेबल है। फिर धीरे धीरे एक तीसरा स्रोत दिखता है कि जब पता लगना शुरू होता है मैं क्या हूं, जड़ हूं कि चैतन्य हूं, तो पता लगता है जड़ और चैतन्य दोनों हो। जड़ सामायिक है, चैतन्य निरंतर है। ये जब पूरा अध्ययन होते होते दिखता है ये सब कुछ व्यवस्थित है ना। हमको इस व्यवस्था को समझना है और व्यवस्था में जीना है, तो धीरे धीरे पता लगता है कि इस परमाणु को भी समझकर, इस पूरे अस्तित्व को भी समझकर, सारी रियलिटी को समझकर जो अपने में निश्चितता आ रही है, स्थिरता आ रही है, वो जो सुख है ये इन दोनों से कम क्वालिटी का और हाई क्वालिटी का है, और हाई क्वालिटी का है। फिर आप घंटों बैठकर समझने के काम में लगे रहते हैं, है ना, पता ही नहीं चलता घंटे कब बीत गए। वो काम समझने का इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप दुखी और बेचैन होते हैं और उसका आरोप किसके माथे लगा देते हैं? दूसरे। इसलिए लगता है मेरा दुख और बेचैनी तभी दूर होगा जब दूसरे समझेंगे। लेकिन ये जो चौथा स्टेप सुबह शुरू किए हैं, जब उससे दिखने लगता है कि मेरे दुख और बेचैनी का कारण मेरे भाव विचार हैं और वो तो मैं चला रहा हूँ, इसलिए उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ, तब धीरे धीरे दूसरे से हटके जिम्मेदारी किस पर आती है? अपने पर। फिर हम उसमें और गहराई से तत्पर होते हैं समझने को, जीने को, तो धीरे धीरे ये का रस भी मिलने लगता है। तो जितना इन दोनों के और नज़दीक जाते हैं हम इसका सही सही मूल्यांकन कर पाते हैं। तो जैसे वंदन कह रहे थे कि फिर हम ये छोड़ थोड़े देते हैं, फिर सुखी होके भी आम खाते, खिलाते भी हैं, फिर आम की सीमा तय हो पाती, शरीर भी स्वस्थ रहता है, जीवन भी सुखी रहता है। तो ये यात्रा धीरे 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 धीरे, इतनी बात थी। हालांकि सर अभी जो आपने एक्सप्लेन किया उससे पार्शली तो जवाब मिल गया है। दरअसल फोरनून में हाँ सुबह जो एक्सरसाइज की थी उसमें ये था कि जो आप भाव और विचार को देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई करिए, मतलब हम ही चला रहे हैं या कोई और चला रहा है। तो और अब जो बात की इसमें स्लाइड में, इसमें 2 आइडेंटिटी की बात की, मैं और शरीर। सुबह की और इस समय की दोनों का एक्सरसाइज को मिला के क्वेश्चन ये आता है कि मैं और शरीर के अलावा कोई तीसरी आइडेंटिटी भी है क्या, कि जो मेरे अनुसार मेरे भाव विचार को नहीं चलने दे रही, या कुछ और चीज़ है वो? देखिए वो होगा तो दिख ही जाएगा कल तक। इसको देखना शुरू करिए तो धीरे धीरे पता लगेगा कि शरीर है और मैं भी हूँ।
अभी क्या लग रहा है, ये दोनों हैं या नहीं है? तीसरे तक तो बाद में बात करेंगे, पहले दो का तो क्लियर करें। हाँ, ये दो तो समझ आ रहे हैं, परंतु कंफ्यूजन ये है कि क्या कोई तीसरी भी है क्या जो वही। अनुसार नहीं चलने दे रही है? वही तो, तीसरी जो है आपके सेल्फ के भीतर आपकी मान्यताएं हैं, तो वो तीसरी नहीं है, सेल्फ के भीतर बैठी हुई आपकी मान्यता, जिन चीज़ों को बिना जाने आपने मान लिया। इसलिए चौथे स्टेप पे बार बार कह रहे हैं कि होश पूर्वक उसको देखिए, ये आप ही चला रहे हैं कि कोई और चला रहा है। जितना उसको हर बार आप साफ साफ देख पाएंगे, उतना ये स्पष्ट होता है कि ये कोई तीसरी नहीं है, दो ही है, बॉडी है और शरीर है, सेल्फ है। मैं ही उस बात का निर्णय ले रहा हूँ कि ये भाव विचार मुझे चलाना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं मानिएगा। अभी देखिए, आज भी, कल भी, परसों भी, अभी तो अपन हैं संडे तक। इस पर कोई और प्रश्न हो तो ले लें, अन्यथा एक दो बातें मैं अपने तरफ से ध्यान दिलाने वाला हूँ, इस पर वो दिलाऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों के प्रश्न आ जाएं इसमें। जो मानने से जानने की तरफ बढ़ते हैं, तो जानने की कौन कौन सी विधियां हैं? कभी हमारी विधि भी फाल्टी हो सकती है कि हम गलत कंक्लूजन पे तो पहुंच जानने जाएं। की जो विधि है, पहला विधि तो यह है कि जो भी सूचना मैं ले रहा हूँ वो मेरे लिए प्रस्ताव है। आँखों से लूँ, कानों से लूँ, किताब पढ़ के लूँ, मोबाइल से सुन के लूँ, वो सब मेरे लिए प्रस्ताव है। जैसे ही मैं उसको प्रस्ताव के रूप में नहीं स्वीकारता, किसी और रूप में स्वीकारता हूँ, तो जांचने की प्रक्रिया रुक जाती है। एक तो ये तो प्रस्ताव है। दूसरा, उस प्रस्ताव को मुझे जांचना है, इसकी निष्ठा। तो फिर हम अपने भीतर उसको देखना शुरू करते हैं कि ये मुझे सहज स्वीकार है या नहीं। फिर दिख गया सहज स्वीकार, तो फिर हम उसके आधार पर जीने का प्रयास करते हैं। ये जीने का प्रयास भी कर रहे हैं दिखने के बाद, ये भी जांचने का ही पार्ट 2 है। जीते हुए मेरा जो हार्मनी है, मेरा जो सुख है, वो सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो हो रहा है, तब जाके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम इस प्रस्ताव को जो जांच रहे हैं वो सही है। तो बार बार हम इस प्रक्रिया को अपने भीतर हर आने वाले प्रस्ताव के लिए जितना एक्टिवेट करते हैं, उतना ये जानने की क्रिया हमारी एक्टिवेट हो पाती। नहीं बताइए, कोई और किन्हीं का प्रश्न है तो ले लेते हैं, अन्यथा दो चार बातें मैं अपने तरफ से ध्यान दिलाना चाह रहा था, लेकिन अभी मैं प्रश्नों का थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ। अन्यथा फिर मैं अपने तरफ से कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। ठीक, तो ये निश्चित हो गया कि हम दो वास्तविकताओं के सहअस्तित्व के रूप में हैं, मैं और शरीर, या इसमें कोई बाधा है? ये दोनों ही आवश्यकता साथ साथ पूरा होने की जरूरत है या अलग अलग? साथ साथ। अब झंझट क्या है उसमें, हम ये वाला तो खूब ध्यान देके करते हैं, ये वाला छूट जाता है। जैसे बार बार इस बात को कहते हैं कि कोई आदमी आपके घर आया, आप 6 घंटे पूरे समय उसका इसका भी ध्यान रखें और इसका भी ध्यान रखें, बढ़िया बढ़िया भोजन कराए, पूरे समय उसका ध्यान रखें। फिर वो जाने लगा तो गेट तक विदा करने भी गए, खुश रहा वो आपके 6 घंटे के, आपने शरीर और सेल्फ दोनों का ध्यान रखा। जाते समय आपने उससे पूछ लिया, भाई कोई शिकायत तो नहीं है, हो तो बता दो, अगली बार ध्यान रखेंगे, सब ठीक रहा कि नहीं? उसने कहा नहीं सब ठीक रहा, बहुत ही बढ़िया आपने भोजन कराया, अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाए, अच्छी मिठाइयाँ थी, सब तारीफ कर दिया उसने। आपने जाते जाते उसको एक लाइन बोल दिया कि इतना अच्छा खाना तो शायद ही आपको अपने घर में मिल पाता होगा। आइए मैं ऐसा ही खिलाऊंगा, अगली बार भी आपके लिए ऐसा ही सेवा भाव से उपलब्ध रहूंगा। अब वो आदमी के साथ क्या घटना होने वाली है, वो पिछला 6 घंटा जो आपने सब कुछ संतुलित किया, वो अपने साथ कैरी करके ले जाने वाला है, या ये 6 सेकंड में बोला गया वाक्य? गड़बड़ क्या हुआ? 6 घंटे आपने शरीर और सेल्फ दोनों की आवश्यकता पूरा की, 6 सेकंड में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे जो सेल्फ की आवश्यकता थी, सही भाव, उसमें बाधा आ गई। अब आदमी 6 घंटे का किया धरा किनारे कर देता है, 6 सेकंड लेके जिंदगी भर ढोता रहता है। हमारा मेजर झंझट संबंधों में यही है, हम खूब मन लगा के किसी के लिए करते हैं, हमको कौन सा वाला याद रहता है? 6 घंटे वाला, कि हमने तो जिंदगी लगा दी उसके लिए। उसको कौन सा वाला याद रहता है?
6 सेकंड में। आप पूरा दावा करता रहते हैं कि हमने परिवार के लिए जिंदगी लगा दी, वो दूसरी जगह कहता रहता है इन्होंने जिंदगी खराब करके रख रखी, घुटन भरी हालत बना दिया है। अभी धीरे धीरे देखेंगे तो पता लगता है कि इसमें इतने निरंतरता की अपेक्षा है और हम उसके प्रति इतना ही इग्नोरेंट है, इसके प्रति उतने इग्नोरेंट नहीं है। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सबसे पहले इसकी पूर्ति बंद होती है कि इसकी बंद होती है? घर में थोड़ा वाद विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो किस चीज की आपूर्ति पहले बाधित की जाती है? तो सबसे पहले बोलना बंद कर दिए, या बोल भी रहे हैं तो मुंह टेढ़ा करके, खाना भी दे रहे हैं तो थोड़ा आड़ा तिरछा होके। तो ये जो बदलाव आया उसमें भौतिक वस्तु के उपलब्धता में बाधा है कि भाव की उपलब्धता में बाधा है? तो भाव की उपलब्धता में अगर बाधा है तो किसकी आपूर्ति बाधित हो रही है इसमें? शरीर की कि सेल्फ की? मैं की। तो दो लोगों में झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ, कुछ असहमति हुई, मतभेद हुआ, सबसे पहले मैं की जो आपूर्ति है, सही भाव, वो बंद कर। और कई संबंधों में तो सप्ताहों भर बंद रहता है। किसी किसी संबंधों में जैसे भाई साहब कह रहे जिंदगी भर रहता है, और आपको बता अब तो मामला उससे आगे बढ़ गया है। वो बोल के जाता है जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को हाथ ना लगाने देना उससे। वो कैसा गहरा बैठ गया है। तो अपना ही बच्चा है उसके बारे में बोल के जाते, कुछ मतभेद हो गए हैं भाई, ठीक है, वो ऐसा बोल, मैं मेरे शरीर छोड़ दूं तो उसके बाद भी मेरे शरीर को वो हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, इसको भी बड़े शान से बताते हैं। 3 साल हो गए ऐसा बोला था, उसके बाद जो मैंने बोला आज तक उसके बात नहीं की मैंने, जैसे कि एवरेस्ट चढ़ गए। मतलब ऐसी बड़ी उपलब्धि हो गई जो मंगल ग्रह पे जाने से भी बड़ी है। इसकी आपूर्ति से, जिस आदमी के लिए इसकी आपूर्ति बाधित हुई है वो हार्मनी में रहता है, डिसहार्मनी में आ जाता है। और जो इसकी आपूर्ति बाधित कर रहा है वो हार्मनी में रहता है, डिसहार्मनी में रहता है। दोनों की डिसहार्मनी गारंटेड है। सब चर्चा चल रही थी एक वर्कशॉप में, तो एक स्टूडेंट बोला सर ये दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं आप, ये तो मेरी ही बात है। पिताजी से मेरी बात ही 2-2.5 साल से बंद चल रही। और ऐसा नहीं कि 2-2.5 साल के दौरान कई बार इच्छा नहीं जागी हो कि बात शुरू करें, जागी, लेकिन कई बार हम उससे संकोच बस दबा देते, है ना। फिर उसने कहा कि भाई मन करता है कि बातचीत शुरू हो पिताजी से वापस, लेकिन मैं अब सोचता हूँ कैसे शुरू हो, 2-2.5 साल हो गया, इतना सब हो गया, बार बार मैं जो है ओके रुक जाता हूँ। तो भाई लोग चर्चा हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई चीज महत्वपूर्ण लगती है तो हम तो तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक वो हो ना जाए। अब इसका कोई डेफिनेट तरीका तो है नहीं कि भाई ये तरीका लेके जाओ और पिताजी बात ही कर लेंगे, पता नहीं क्या मूड है उनका। लेकिन आपको महत्वपूर्ण लगता है तो आप कई तरीके ट्राई करोगे, कोई तो तरीका हिट हो जाएगा। तो अपना जो गया होगा, कुछ कुछ किया होगा। कुछ दिनों बाद उसका किसी और कार्यशाला में मिलना हुआ तो उसने बताया कि बात हो गई थी पिताजी से। तो जो लोग उसमें रहे होंगे पुराने, उन्होंने पूछा कैसे शुरू हुई बातचीत। लोगों का बिल्कुल आकर्षण था वो। तो उन्होंने बताया कि एक दिन सुबह सुबह पिताजी ऑफिस जाने को तैयार हो रहे थे, तो मैं फूल लेके खड़ा हो गया पिताजी के सामने। तो पिताजी बोले ये क्या है? अच्छा, 2.5 साल से बातचीत नहीं हुई है, उसके बाद बोल रहे होंगे तो बोलने में कितना आवेश होगा, वो बेचैनी निकली होगी, ये क्या है? तो ये बेचारा बोला फूल है। तो पिताजी बोले वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये तो मुझे क्यों दिखा रहा है? तो बोला कि फूल तो मात्र आपका ये बात ध्यान दिलाने के लिए है कि हमारी आपकी बातचीत 2-2.5 साल से बंद है, इसको बंद ही रखना है कि कुछ करना है ना। बस इतना जानने के लिए फूल दिखा रहा था, वो आप बता दीजिए ताकि मैं उस हिसाब से अपना तय करूं। अच्छा, अगर बातचीत बंद है तो खाली बेटा ही बेचैन हो रहा होगा, पिताजी भी बेचैन हो रहे होंगे, दोनों बेचैन हो रहे। तो पिताजी ने कहा बता क्या कहना चाहता है? तो बेटा बोला कि अब आप, एक तो जो भी भाषा है इस समय आवेशित हो गई तो बेचारा उससे डरा होगा। उसने कहा कि आपको ऑफिस जाने की लेट हो रही है, आप ऑफिस हो आइए, शाम में बैठ के बात करेंगे। तो पिताजी क्या बोले, भाई बेचैनी है उनको, बड़ी मुश्किल से 2.5 साल में संभावना दिखी कि बातचीत शुरू हो सकती है। बोले ऑफिस लेट चले जाएंगे आज, लेकिन मसला निपटाते हैं, बहुत हो गया।
वो दोनों बैठे बातचीत करने, 2-2.5 घंटे बातचीत की, घंटों बातचीत चली। बातचीत चलती है तो बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है। उसमें एक प्रमुख मुद्दा ये भी होता है कि आखिर ये कन्फ्यूजन आया कहाँ से, हमारा आपका मतभेद शुरू कहाँ से हुआ, ये झगड़े की शुरुआत कहाँ हुई। तो झगड़े की जो शुरुआत का कारण पता चला कि एक दिन वो इकलौता लड़का था, 11 में पढ़ता था, मतलब अभी बीटेक में था तो 2.5 साल पहले 11 में पढ़ता होगा। इकलौता लड़का, मम्मी पापा और वो 3 ही लोग रहते थे। किसी दिन किसी कार्यक्रम में मम्मी पापा को बाहर जाना था, बच्चे के एग्जाम आने वाले थे तो साथ लेके जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा उससे कि तुम ऐसा रहो, घर पे रहो, पढ़ाई करो, हम लोग जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, पढ़ाई करना, एग्जाम आने वाले 10 दिन बाद। तो उसने कहा ठीक है, अपना पढ़ने, जो भी चले गए माँ बाप, पढ़ाई करने लगा होगा। अच्छा, माँ बाप से एक गलती हुई, वो बोल के गए कि शाम को आएंगे और लौट के आ गए दोपहरी में। भाई इतना भी झूठ कोई बोलता है क्या? जब बोल के गए थे तभी आओ ना। बोल के गए शाम को आएंगे, लौट आए कब? और जैसे दोपहरी में आके देख रहे हैं तो उनका बेटा अपने 4-6 दोस्तों के साथ बैठ के ताश खेल रहा। अब वो कई घरों में ताश खेलने को बड़ा खराब मानते हैं। वो एकदम उनका व्याकुलता बढ़ गया होगा, अब ताश खेल रहा है, जुआ खेलेगा, फिर ये खेलेगा, फिर हाथ से निकलेगा, इकलौता लड़का है, सब काट के पूरा सब चल जाता है। अब वो एकदम व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि वहीं चीखने चिल्लाने लगे, डांट डपट करने लगे। अच्छा, उसकी डांट डपट तो की, वो जो दोस्त थे उनकी भी ठीक से क्लास लगाई, दोस्त की क्लास लगा के मन नहीं भरा, तो फिर अपने बेटे का ठीक से वहीं पर पिटाई कुटाई भी कर दी। अच्छा, अब लड़का 2 बात को लेकर नाराज हो गया। एक कि भाई आपको मेरी मार पिटाई करनी थी, कर लेते, दोस्तों के सामने क्यों की, ले जाकर उधर किनारे पीट लेते, इतना बड़ा घर है, वहीं दोस्तों के सामने आपने कर दी कुटाई। तो एक तो इस बात को लेकर नाराज था। दूसरा, आपको हमको डांट डपट करना था, कर लेते, ये मेरे दोस्तों को डांटने का आपको कोई अधिकार नहीं था, वो मेरे गेस्ट थे, मेरे गेस्ट का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं था। आपको जो भी शिकायत शिकवा था हमसे कर लेते, लेकिन मैंने जिन मेहमानों को घर बुला रखा था उनका अपमान करने का अधिकार आपको नहीं। ये 2 बात लेकर के वो अंदर अंदर पिताजी के प्रति विरोध में भरता रहा, लेकिन ये दोनों बातें कभी पिताजी से कही नहीं उसने, अंदर ही चलाता रहा। अंदर अगर ये बार बार चलाता होगा तो आराम में आता होगा, बेचैन होता होगा, पिताजी के प्रति नज़दीकी आती होगी, दूरी बढ़ती होगी, उनकी कमियों पे कम ध्यान जाता होगा और अधिक ध्यान जाता होगा। जिनके प्रति हम विरोध में होते हैं उनकी कमियों पे और बारीकी से ध्यान देते हैं, जिनके प्रति संबंध में होते हैं उनकी कमियों पे उतनी बारीकी से ध्यान नहीं देते, बल्कि पर्दा डालते हैं, उसको ढकते हैं। नहीं, अब इतना उसने अन्वेषण करना शुरू किया होगा। 2-2.5 महीने इस घटना के हुए होंगे। कभी ये लौट के आया बाहर से घर, तो देखा पिताजी अपने दोस्तों के साथ बैठ के वैसे ही ताश खेल रहे। अब जैसे ही उसने देखा पिताजी बैठ के वैसे ही ताश, अंदर इतना विरोध भरा, उस विरोध के साथ उसने वहीं पर कमेंट कर दिया, अच्छा यही काम हम लोग करें तो सजा है, आप लोग करें तो पूजा है। अब पिताजी के दोस्तों के सामने उनका बेटा ऐसा कमेंट कर दे, पिताजी की क्या हालत होने वाली होगी? पिताजी और बेचैन हो गए, वापस फिर कूटे उसको। अच्छा, भारत में तो बिल्कुल एक अलिखा संविधान है कि गलती बाप करे या बेटा, कुटाई तो बेटे की होनी है तो पक्का है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो फिर पकड़ के कूटा गया। अब इस बार वो ब्लास्ट हो गया, बोला पहले मेरी गलती थी, आपने मार कूट लिया, वही गलती आप कर रहे हैं, मैंने कह दिया फिर आपने मुझे मार कूट दिया। ये तो बिल्कुल एकदम से जो है मतलब गुलामी की प्रकाष्ठा हो गई। गुलाम भी इस तरह से नहीं ट्रीट किए जाते, है ना। तो अब उस दिन से बातचीत चला 2-2.5 साल। अच्छा, जब बातचीत शुरू होती है तो बातचीत और आगे बढ़ती है। उस लड़के ने एक पॉइंट पर उस बातचीत में कहा कि पिताजी अभी तक तो मैं सिर्फ इतना ही देख पाता था, लेकिन जब से भाव के चर्चा से गुजरा हूँ, भाव के अध्ययन से गुजरा हूँ, तब से देखने की मेरी दृष्टि में भी बहुत बदलाव हुआ है। वो बोला कि अभी तक मुझे ये लगता था कि भाई आपने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की, वो पीड़ा मेरे लिए सबसे बड़ी पीड़ा थी। आपने थप्पड़ मार लिया, ये कोई बड़ी पीड़ा नहीं थी, तो आधे घंटे में नॉर्मल हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों के सामने जो मेरी बेइज्जती की, वो मेरी सबसे बड़ी पीड़ा थी, वो मैं भूल नहीं पाता था। लेकिन मेरा ये भी ध्यान गया कि मेरे दोस्त तो मेरे 1.5-2 साल पुराने ही दोस्त थे, मुश्किल से। उनके सामने जब आपने मेरी इतनी बेइज्जती की तो मुझे इतना पीड़ा हुआ।
आपके दोस्त तो 15-20 साल पुराने दोस्त थे, उनके सामने जब मैंने आपकी बेइज्जती की, आपको तो मेरी तुलना में 10-20 गुना ज़्यादा पीड़ा हुई होगी। आज के दिन मैं अपनी पीड़ा भी महसूस कर पा रहा हूँ, और आपकी वो 10-20 गुना जो अधिक पीड़ा हुई होगी, मैं उसको भी महसूस कर पा रहा हूँ। अभी तक मेरा ध्यान मात्र मेरे पीड़ा पे था, आपकी पीड़ा पे नहीं था। लेकिन संबंध भाव पे जब ध्यान जाता है तो आदमी अपनी पीड़ा भी महसूस करता है और दूसरी। फिर वो लड़का आगे एक और वाक्य बोला कि ये बात अगर मुझे पहले ध्यान में आ गई होती तो मेरी जो भी आपसे नाराज़गी थी, मैं कोई ऐसा विकल्प भी ढूंढ सकता था कि मैं नाराज़गी भी व्यक्त कर लूं और आपको अपमानित भी ना होना पड़े। मैं ऐसे विकल्प ढूंढ सकता था, लेकिन विरोध से इतना भर गया था कि इस बात का मुझे होश ही नहीं आया। बेटा अगर इतनी दूर तक देख के बात कर रहा है, पिताजी का भी कुछ ध्यान जाता होगा, नहीं जाता होगा। पिताजी भी बोले कि उस दिन जब मैं बाहर से लौट के आया और तुमको तुम्हारे दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए देखा, वो 30 सेकंड में तुम्हारे भविष्य का पूरा पिक्चर मेरे सामने से गुजर गया। कभी ताश खेलेगा, जुआ खेलेगा, नशा करेगा, सारी संपत्ति लुटाएगा, कब तक मैं सब जिंदगी काट काट इसके लिए सब कर रहा हूँ, पूरा भविष्य ऐसा लगा कि सब तुम्हारा। और उसने मुझे इतना व्याकुल किया कि मैं अपने को रोक नहीं पाया। कब तुम्हारे ऊपर हाथ उठ गया, कब तुम्हारे साथ हमने ये सब किया, मेरे को बहुत होश ही नहीं रहा। लेकिन अब ये ध्यान आता है कि उस समय थोड़ा भी होश पूर्वक में प्रस्तुत हुआ होता, थोड़ा भी धैर्य रखा होता, तो उस परिस्थिति को किसी और तरीके से भी मैं डील कर सकता था, है ना। इतनी बातचीत बाप बेटे के बीच में हो जाए तो कहते हैं ना कि भाव का जैसे डैम बनाते हैं ना पानी का, ऐसी भाव का भी अपन जब बातचीत बंद कर देते हैं डैम बन जाता है। डैम बन जाता है, और डैम के अंदर अगर दरार आ जाए तो डैम पानी रोक पाता है कि डैम ही बह जाता है। वैसे ही इतनी बातचीत हो जाए तो भाव का जो बांध रखा है ना, उसमें दरार आ जाती है। फिर वो अपना काम खुद करता है, सब बहा देता है, और बहाते ही आदमी थोड़ा भावुक भी कई बार हो जाता है, थोड़ा आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में मन बहुत हल्का हो जाता है। जब दोनों तरफ से जो भाव की पूर्ति होने लगती है एक दूसरे के लिए, तो बहुत ही मन हल्का हो जाता है। और जब जब हम उसको बांध बना के रोकते हैं, पूरे समय मन बहुत भारी भारी महसूस करता है, बेचैन बेचैन महसूस करता है। तो इसकी आपूर्ति अगर ठीक ढंग से होती रहती है तो उसका पहचान ही है, मन बहुत उत्साहित रहता है, बहुत प्रफुल्लित रहता है, हल्का महसूस करता है। ये जितना भारीपन लगता है मन में, जितना बेचैनी लगता है, उसके मूल में जाके देखेंगे तो परिवार के एक दूसरे के लिए इसकी जो पूर्ति है, हम उसको बाधित कर देते। उसके परिणाम स्वरूप इतना हमको भारीपन झेलना पड़ता, इतनी बेचैनी झेलनी पड़ती है। तो ये दोनों की पूर्ति आवश्यक है, या मात्र इतने भर से परिवार चल जाएगा या आपकी जिंदगी चल जाएगी? दोनों में प्राथमिकता पर क्या है, ये वाला कि ये वाला? तो ज्यादा प्राथमिकता तो ये है, आपको बढ़िया बढ़िया भोजन कराइए और एक सेंटेंस बोल दीजिए चुभने वाला। आदमी कौन से वाले को प्राथमिकता देता है? आपके बोले गए एक सेंटेंस, खूब बढ़िया, हजारों रुपए खर्च कर दिए उसके खाने पे, आओ भगत पे, बढ़िया गिफ्ट भी दे दिया, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि आपके जाते ही ये शब्द आपके बारे में बोला था, या बोल ही दिया उसके सामने, हो गया डिस्टर्बेंस। नहीं, तभी थोड़ा ठीक ढंग से देख लीजिए। हम लोग अपने प्रति, दूसरे के प्रति, परिवार के प्रति जिम्मेदार तो बहुत है, लेकिन उस जिम्मेदारी का निर्वहन दोनों के लिए कर रहे हैं कि ज्यादातर फोकस इस पे हो गया है, और दोनों में संतुलन की आवश्यकता है। और वो संतुलन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इसी को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, इसके प्रति बहुत जागरूक नहीं। तो ये दिख ही नहीं रहा है कि ये भी एक वास्तविकता है, हम में है। हम तार्किक तौर पे तो इसको स्वीकारते हैं, लेकिन बहुत होशपूर्वक इसको स्थायी रूप से स्वीकार नहीं पाते। इसलिए 24 घंटे की दिनचर्या में सबसे कम समय इसके लिए, और अधिकतर समय इसके लिए। तो जब मैं कल भी कह रहा था, नहाना, धोना, उठना, शारीरिक अभ्यास करना, साफ सफाई करना, नौकरी करके पैसा लाना, सुविधा खरीद के लाना, फिर खाना पीना, सो जाना, ये सारे कार्यक्रम किसके लिए हैं? इसके लिए का कार्यक्रम है?
कितने देर हम बैठकर अपने भाव विचार की साफ सफाई कर रहे हैं, कितने देर बैठकर हम अपने भाव विचार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कितने देर बैठकर अन्य 2-4 लोगों के साथ भाव विचार में जो व्यतिरेक आ गया है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये जो समय लगा रहे हैं वो समय कहाँ लग रहा है? सेल्फ। इसको देख सकते हैं, इस पर काम शुरू कर सकते हैं। करने वाला काम है या और टालने वाला है? करने टाल सकते हैं, अभी तो समय है, इतना भी क्या आफत आ गई है। नहीं बहुत आप तो हम तो पूरा अवसर दे के चल रहे हैं। ये जो कहानी आपने सुना ये असली असली होगी या आप बनाते हो ऐसी? नहीं, इतना भाव भर देते हो आप वास्तव में कि कितनी गहरी बात बोली आपने कि संबंधों को पहचानते हैं, भाव बहता है, जब मनमुटाव हो जाता है भाव बहने नहीं देते हैं, बांध बना देते हैं, भाव को रोक देते हैं तो मन भारी हो जाता है। शिक्षा वैज्ञानिक हो आप, कैसे घटना के पीछे नियम क्या था उसको जोड़ के ऐसे प्रस्तुत करना कि सामने वाले को कन्वे हो जाए कि इसमें कहाँ नियम टूटा या क्या नियम का पालन होना था। अब जैसे मैं ये कहानी बनाऊंगा, एक व्यक्ति के यहाँ गया वर्कशॉप कराने, वो जब भी समझ में आता था इस ढंग से प्रस्तुत करते थे, मुझे डर लगने लगता था कि ये मेरा अधिमूल्यन तो नहीं हो रहा मैं बार बार कहता था लेकिन फिर भी वो यही प्रक्रिया अपनाते थे। बहुत बढ़िया, मतलब ये इसके बिना देखो ये नहीं, देखो जानवर शरीर प्रधान है, आदमी सेल्फ प्रधान है। तो जानवरों को भौतिक चीजें चाहिए, आदमी को भाव चाहिए। नहीं तो अब ये गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, आदमी को भी ये दोनों चाहिए। हाँ दोनों चाहिए, ठीक है। भाव ज्यादा चाहिए, भाव प्रधान तो बोल ही सकते तो भाव प्रधानता है, अगर ये बिगड़ जाता है तो कहीं आदमी खाना भी ना खाए। लेकिन पशुओं के लिए भी अब धीरे धीरे आपको उदार होना पड़ेगा। जिन पशुओं को लाके आप पालने लग गए हैं, धीरे धीरे वो भी आपको देखकर अपना मानना बदलने लग गए। उसको भी जब रोटी फेंक के देते हैं तो भों भों बोलने लग जाता है। तो अभी पशुओं के बारे में धीरे धीरे अभी और होना होगा। लेकिन ये ठीक है कि आदमी तो भाव प्रधान है, लेकिन उसके बावजूद भी आदमी को देखेंगे तो पूरी जिंदगी इसको बड़ा करने में काट दे रहा है कि और सुविधा आ जाए और सुविधा आ जाए। नहीं, मेरे को तो छू गया ये भी कि देखो ऐसा को भाव हम बहने नहीं देते हैं संबंधों में, मन मुटाव में, तो मन भारी हो जाता है, वास्तव में भारी हो ही जाता है। और जो ही थोड़ा सा ये बांध में क्रैक आया, बातचीत कैसे भी हमने शुरू करी, भाव बहने लगा, एकदम हम भी हल्के हो जाते हैं, सामने वाला हल्का हो जाता है, उसमें फिर रोना तो तय है दोनों का। हाँ, लेकिन वो जो भी कचरा पीछे का था वो निकल गया, वो रो नहीं रहे एक तरह से, है ना, वो निकल गया। लेकिन ठीक ढंग से देखेंगे तो हल्का महसूस कर रहे हैं। तो कुछ क्षणिक भर का हुआ, है ना, दबा हुआ था वो एकदम स्प्रिंग से बाहर निकलता है, उतना ही घटना, है ना, इतनी ही बात। तो इस पर विचार विमर्श किया जाए। ये बाई बॉर्न है ये या ये बाई बर्थ ये क्वालिटी आती है, या ये ऐसे घटना नियम जोड़ के उसको प्रस्तुत करने का तरीका, ये सब, क्योंकि वो देखिए ये बहुत जरूरी है ये। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति देखने का प्रयास तो वैसे ही करता है ना, घटनाओं को देखता है, फिर जितना नियम को उसको स्पष्टता हुई है उसके साथ जोड़ता है। किसी दूसरे को जब बताने का प्रयास करता है तो घटना नियम जोड़ के कोशिश करता है कि उसको स्पष्ट हो। लेकिन जितनी बारीकी से हम नियम को समझ लेते हैं उतना ही ठीक ढंग से घटनाओं को जोड़कर देख पाते हैं, उतना ही ठीक ढंग से हम दूसरे तक उसको कन्वे कर पाते हैं। नियम को समझने का काम अगर ठीक से नहीं हुआ तो उसी घटना को देखकर कुछ और भी निष्कर्ष निकाला जा सकता। तो उसमें मुख्य भाग तो नियम को ठीक से समझने वाला है और उसके साथ तब आप ठीक ढंग से कनेक्ट कर पाते। तो ऐसा कोई विशेष क्रिएटिविटी की बात नहीं है, हर व्यक्ति उस प्रयास को कर ही रहा है। नहीं ठीक है, नियम अगर समझ में आ गया ये, हाँ, तो फिर वो काम होने लग जाता है। तो उसके बाद फिर ये दृष्टि बदल जाती है, तो फिर वैसे हम उसको पकड़ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। अब उसको भी ठीक करूंगा, दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो हाँ, अपन किसी को कुछ बदलने नहीं आए कि दृष्टि में अभी ये था, अब दृष्टि में दोनों आ जाए, तो
तो दृष्टि बदल रहे हैं, दृष्टि फैल रही है, दोनों बड़ा अंतर है। दृष्टि बदलना फॉलोअर बनाने जैसा हो जाता है। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। दृष्टि फैला दी, अब आदमी अपने हिसाब से अपने लिए जो ठीक है तय करेगा। अपना काम इतना ही है बस कि दृष्टि को फैला देना, किसी की दृष्टि को बदलना नहीं है बात। नहीं नहीं, ये भी गहरी बात है। दृष्टि बदलने से तो आदमी फॉलोअर बन जाता है, जिसने उम्मीद बदली उसके प्रति, इससे फैल गई तो अपना देखने वो, का। और भाई और बाकी घटनाएं अपने ढंग से देखेगा, फिर वो अपनी जिंदगी का बहुत अलग अलग ढंग से देखेगा। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। मेरे को सजग रहना पड़ता है आपके साथ बात करते हुए। नहीं नहीं, आपकी इतनी साधना तो है कि आप, मैं कोई आपकी साधना भंग करने के लिए प्रशंसा नहीं करता हूँ। जहाँ मुझे टच कर जाती है कोई घटना, वास्तव में इसको ऐसे ही रखना। हाँ, लेकिन वो इतना बारीक है, मुझे सजग तुरंत होना पड़ता है। कभी मैं उसमें बह के नीचे न चले जाऊं, लगे मैं बहुत बड़ा आपसे डिमांड करूँ मेरी कुर्सी ऊंची करिए। तो एक सजगता का कार्यक्रम है। कब कैसे अहंकार पल जाता है, बड़ा मुश्किल काम, बहुत बारीक काम है। इसलिए बार बार मैं अपने को याद दिला रहता हूँ। आपको नहीं कहता, ये अपने को याद दिलाता रहता हूँ। ये सारी बातें मैं आपको कह के अपने को याद दिला रहा हूँ। नहीं, ये भी जरूरी है कि वरना अच्छों को मैंने अहंकार में आके फेल होते देखा, तो इसलिए ये आप सावधानी बरतते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा अप्रिसिएशन भी अपनी जगह जरूरी है, क्योंकि हमको अच्छा लगता है तो रहा ही नहीं जाता है। और जब आपको अच्छा लगता है और आपका चेहरा चमकता है, उतने भर से मुझे सब कम्युनिकेट हो जाता है। उसके लिए ताली बजाने की या उसके लिए कुछ बहुत ये सब कहने की बहुत ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। ये शिक्षा संस्कार विधि चलता ही ऐसे। जब भी आप किसी को कोई बात समझाते हैं, कन्वे करते हैं, उसके चेहरे पे जो बाद में चमक आती है, वो जो रिटर्न आपको कन्वे करता है, वो बहुत कुछ कन्वे कर देता है। तो अब उसमें कुछ बहुत अलग से कोई एक्सप्रेशन बहुत हाई फाई करने की जरूरत है नहीं। नहीं, ये भी मेरा ध्यान जीवनोध्याय में आने के बाद गया कि हम खुश होते हैं तब हमारा चेहरा, और जब गुस्से में होता है हमारा चेहरा, मतलब वो इमीडिएट रिफ्लेक्शन है। जैसा अंदर भाव है वैसा ही चेहरे पे आ जाता है ना। तो ये कमाल है, मतलब ये भी। तो फिर आप करते रहा करिए। धीरे धीरे देखेंगे ना, जब हम जानने की क्रिया को अपने में एक्टिवेट कर लेते हैं, उससे जब तृप्ति मिलने लगती है, वो तृप्ति इस तरह के चीज़ों से जो बाहर से आ रहा है, इससे हाई क्वालिटी का तृप्ति होता है। फिर इसकी ज़रूरत नहीं रह जाती। इसकी ज़रूरत अभी पड़ रही है जब तक वो अपने में उस गहराई से अभी इनिशिएट नहीं हुआ है जी। तो इसलिए चूँकि इस वर्कशॉप में देखेंगे तो ज़्यादातर लोग पूरे पिछले वर्कशॉप को रिपीट किए हुए बैठे हैं, बहुत 10-20% लोग नए हैं। इसलिए ज़्यादातर ये वर्कशॉप में आप देखेंगे तो ये वर्कशॉप को हम लोग तो एक रिफ्रेशर वर्कशॉप की तरह चला रहे हैं। मतलब प्रश्न उत्तर ज़्यादा और ज़्यादा बात, अपने तरफ से तो बहुत कम किस्से कहानी रख रहे हैं। लेकिन जिस वर्कशॉप में ज़्यादातर लोग नए होते हैं, उसमें हर जगह किस्सा कहानी रखना पड़ता है ना। तो जो बात आप कह रहे हैं, हाँ, ताकि हाँ, लेकिन अभी चूंकि ज़्यादातर लोग उस जगह तक आ गए हैं, है ना, जहाँ अब वो इसको अपने जीने से जोड़ के सीधे सीधे देख पा रहे हैं, सीधे सीधे वहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे बात हो रही रख रहे हैं। इसलिए तो बीच में सुना दे रहे हैं सब कहानी, ये नए को ही ख्याल में रख के। मैं आपको बता देता हूँ, इस कहानी से समझ में कुछ नहीं आया, ये मुझे एकदम क्लियर है। वही लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, कहानियों का यही भ्रम है। ये कहानियों का जो टोटल भ्रम है, जब तक वो हम अपने भीतर होते हुए नहीं देख लें कि अच्छा वो इस क्षण मैंने रोका, है ना, भाव का आदान प्रदान और बेचैनी हुआ, मन व्याकुल हुआ, अच्छा इतने लोगों से बातचीत बंद है, आज शाम में बात करेंगे, बात करके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि मन पे क्या प्रभाव आ रहा है। ये जब तक आप करके नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। कहानियां सिर्फ समझने की आवश्यकता को स्टैब्लिश करती हैं, समझा देती हैं, मैं नहीं स्वीकार। कोई भी कहानी, कोई भी रचना अगर रख रहे हैं बीच में, तो वो समझने की आवश्यकता को स्टेबलाइज कर रही हैं। समझने का काम तो जब उस नियम को हम अपने में अप्लाई करके जिस क्षण देख रहे हैं, तभी समझ में आ गया आपको। मैं तो नहीं मानता।
वही, हाँ वही, वो ठीक बात है, इसलिए वो कनेक्ट करती है, लेकिन वही वही जैसे आपने सुबह हमें ध्यान में बिठा करके जो चीजें दिखाई वो बहुत शानदार लगी, वही। उसी तरह से इसको तो जैसे भी हम- अभी मैंने बता दिया, इसको हम कैसे- अभी बताया ना, अभी बताया इसी अर्थ में कि भाई अब मैं जाकर के इस बात का प्रयोग शुरू करूंगा कि कितने लोगों से पिछले कुछ दिनों से बातचीत बंद है, उनसे फोन करके उनसे फोन करके बात करूंगा, उस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मन पे क्या स्थिति थी, उसके बाद मन की क्या स्थिति थी, उसको इवेलुएट करूंगा, कल आके बताऊंगा। तब मैं उसको बहुत फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के लिए भारी पड़ जाता है, बट आप देखिए तो हर नियम के साथ कोई ना कोई प्रयोग मैं कर ही रहा हूँ, हर नियम जो डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि किसी के साथ कोई भाव के आदान प्रदान में व्यतिरेक है, तो करिए लंच में बात उनसे, करिए शाम में बात, करिए थोड़ी लंबी चर्चा, फिर देखिए कि क्या फील हो रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है ना? तो सीधे सीधे प्रयोग होगा नहीं, तो प्रयोग ही है उसका। मतलब जनरली अपन लोग प्रयोग करते ही हैं ये घर में, बच्चा रूठ जाता है तो बच्चे के साथ आधा घंटे बाद वापस प्यार से बैठते बात करते तो वो नॉर्मल हो जाती है बात, वही। और वो उस चीज़ को भूल जाता है। वही, तो उसको जब देखते हैं कि जब तक आप नहीं करते बातचीत तब तक क्या स्थिति रहती है, और जब बातचीत कर लेते हैं तब की क्या स्थिति होती है, और नियम को समझकर और नियम के आधार पे बातचीत करते हैं तो क्या स्थिति होती है। पहले अपन नियम बिना जाने ये कर रहे थे, अब लेकिन नियम पकड़ में आ रहा है, कभी ये नियम काम कर रहा है। जी, तो जब नियम के साथ करते हैं तो हम उसको भी समझ पाते हैं और अपनी बात भी कन्वे कर पाते हैं, तो एक तीसरी स्थिति बनती है। अब उसको थोड़ा करके देखेंगे तो और स्पष्टता बनेगी। नहीं, बाकी भैया की तरफ से कई बार संकेत आ गया है, लंच के लिए हम लोग थोड़े डिले हैं।